डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विड हीलियम एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लिक्विड हीलियम की बात कर लेते हैं। जो लिक्विड हीलियम होता है वो एक कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट माना जाता है 4.2 के 1 एटमॉस्फेयर के आसपास। और ये जो लिक्विड हीलियम होता है इसको हम सॉलिड स्टेट में चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कूल करके, किसी भी टेम्परेचर पे कूल करके इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं सॉलिड में। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखें तो जो लिक्विड हीलियम है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है सॉलिड में सिर्फ इस 4.2 के पे, और 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, और साथ में 1.1 के टेम्परेचर पे तब 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो लिक्विड हीलियम को अगर हम सॉलिड में बदलना चाहें, साथ में टेम्परेचर डिक्रीज हो, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि प्रेशर हमको बढ़ाना होगा। अब बाद में एक्सपेरिमेंट करके ये पाया गया कि बहुत हाई प्रेशर में सॉलिड हीलियम को पाया जा सकता है हीलियम के वेपर के साथ में इक्विलिब्रियम में। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो सॉलिड हीलियम जो है उसको हम 4.2 के पे हमारे को ये मिल सकता है, और एटमॉस्फेयर 5800 इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो बहुत हाई प्रेशर में जो मेल्टिंग पॉइंट है हीलियम का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर से, जिसकी वजह से जो सॉलिड हीलियम है मेल्ट होने पे लिक्विड पे चेंज ना होके वो किस में चेंज हो जाता है, सीधे गैस में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक डायग्राम देखते हैं जिसमें फेज इक्विलिब्रियम हीलियम का बताया गया है। फेज इक्विलिब्रियम को बताया गया है प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ की मदद से। वाई एक्सिस में प्रेशर दिख रहा होगा आपको और एक्स एक्सिस में है आपका टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जो हीलियम है ये आप देख पा रहे हो कि इसका कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं है, मतलब कि 3 फेज जो है सॉलिड लिक्विड वेपर एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको ही तो ट्रिपल पॉइंट कहते हैं ना, उस पॉइंट पे जहाँ पे ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। इस फिगर में आप देखिए DEF आपको दिख रहा है, ये कहलाता है दरअसल फ्यूजन कर्व। ठीक है, और ये बताता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही BAC आप देख पा रहे हो, ये कहलाता है आपका सैचुरेटेड वेपर कर्व। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन कर्व की बात हमने करी, ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, DEF ऊपर की तरफ जा रहा है आपको दिख रहा है, लेकिन E पे ये एक शार्प बेंड ले रहा है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे, यहाँ पे जब टेम्परेचर कम है तो ये फ्लैट होकर के किससे मिल जाता है, प्रेशर एक्सिस से 25 प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो इससे पता चलता है कि एब्सोल्यूट जीरो में भी हीलियम जो है वो सॉलिड में चेंज नहीं होगा जब तक के प्रेशर 25 से ज़्यादा नहीं होता है। सैचुरेटेड वेपर कर्व हमने जिसको कहा, ये BAC जो आपको नज़र आ रहा है, ये राइज हो रहा है राइट साइड में, आप देख सकते हो, और वैनिश हो जा रहा है क्रिटिकल पॉइंट C पर। ठीक है, पॉइंट A एक यहाँ पर है जो कि 2.2 एटमॉस्फेयर के आसपास हमारे को देखने को मिल रहा है प्रेशर, और जो इसका ये प्रेशर और इसका जो टेम्परेचर है 2.19 के है, और यहाँ पे ये पॉइंट को हम कहते हैं लैम्डा पॉइंट। जो लाइन है AE, आपको ये लाइन दिख रही है AE, ये कहलाती है लैम्डा लाइन, और ये लिक्विड हीलियम को दोनों फेज में 1 और 2 फेज में डिवाइड करती है। ये जो प्रॉपर्टी है हीलियम की ये कहलाती है लैम्डा पॉइंट ट्रांजिशन, और इस प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लेन करने के लिए मदद ली जाती है किसकी, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की। तो देख लेते हैं कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम आगे बढ़ के बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे पहले हम बोस-आइंस्टीन के हिसाब से लिख लेते हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, GR जहाँ पे डिजेनरेसी है आपकी, अब RF क्वांटम स्टेट की। ठीक है ना, बीटा इज इक्वल्स टू 1/kT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसको हम डिजेनरेसी कह रहे हैं, या नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, उसको G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसी एनर्जी रेंज में एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस D एप्सिलॉन रेंज में क्या हो जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 4√2, ये वाली वैल्यू। इसके साथ में क्या आ गया आपका, e⁻α प्लस बीटा एप्सिलॉन -1। कहाँ से आ रहा है ये
यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे g की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने एप्सिलॉन को 1/kt से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये एप्सिलॉन अपॉन kt, लेट इसको मान लेते हैं x, तो dx की वैल्यू d एप्सिलॉन बाई kt हो जाएगी। तो dn की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप लिखेंगे इसको v/h³ 2πmkt होल पावर 3/2 2/√πx⁻² dx अपॉन e⁻α+x-1। ये आया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे को इंटीग्रेशन करने पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा n। तो इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट किस टर्म का करेंगे, सारे टर्म्स बाहर, सिर्फ वो x वाला जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन करना है 0 to इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, तो उसको एक नाम दे देते हैं f1 अल्फ़ा। तो f1 अल्फ़ा जहाँ पे ये है पूरा, ठीक है, ये लिखते हैं हमने यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, x⁻1/2 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा 1/e⁻α+x-1। उसको अगर आप तोड़ करके लिखोगे तो e⁻x/e⁻α ऐसा लिख सकते हैं, -1। तो फिर ये जो e⁻α है उसको रिप्लेस कर देते हैं a से। ठीक है, तो ये आया e⁻x/a-1 होल पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस x⁻1/2 a e⁻x और ये अंदर वाला टर्म आ गया। बाइनोमियल लगा देते हैं यहाँ पे, तो बाइनोमियल लगा के एक्सपेंड कर दिया इसको, तो 2/√π अंदर ब्रैकेट में a और बाकी वाला टर्म अंदर रहेगा। यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाने से हमारे को ये मिल जाएगा √π/2। बचा क्या, a प्लस a²/2⁻³ वैसे ही आगे वाला टर्म a³ होगा 3⁻³ इस तरीके से। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, बचता है a प्लस a²/2⁻³ ये टर्म। तो n को अब हम लिख सकते हैं, ये तो जो लास्ट वाला टर्म इंटीग्रेट किए थे उसकी वैल्यू आई, n = v/h³ 2πmkt होल पावर 3/2 और ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आया इक्वेशन नंबर 4। अब टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की आपकी, वो E = इंटीग्रल एप्सिलॉन dne निकाला, यानी kt x dne। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज़ और इसको करेंगे सॉल्व, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो इसको ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद ये जैसे f1 अल्फ़ा लिया था वैसे ये f2 अल्फ़ा लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी ये वैल्यू आ गई आपकी a + a²/2⁵/2 जैसे उसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो e की वैल्यू यहाँ पे हमने ये रख करके निकाल ली, ये आ गया इक्वेशन 6। इसके पहले जो इक्वेशन आया था 4 और ये इक्वेशन 6, ये दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो फिर हमारे को E/n = ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 3/2 nkt 1 - a/2⁵/2 a²/3⁵/2 कुछ इस तरीके से ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3 से वो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन आया था हमारे पास, कौन सा, ये वाला n, सबसे पहला इक्वेशन, पहला नहीं n वाला इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है यहाँ से f1 अल्फ़ा हम लिख सकते हैं nh³ v 2πmkt होल पावर 3/2। तो f1 अल्फ़ा जो है वो आ गया आपका प्रोपोर्शनल किसके, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स n/v के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T⁻3/2। तो हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी पे f1 अल्फ़ा स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा तो a की वैल्यू भी स्मॉल हो जाएगी। ठीक है ना, तो a की वैल्यू भी स्मॉल हो जाएगी। a अगर <1 हुआ तो f1 अल्फ़ा a के बराबर हो जाएगा। तो a = e⁻α nh³ v 2πmkt होल पावर 3/2। अगर आपका a जो है वो <1 है तो फिर अगेन f2 अल्फ़ा जो है वो भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा और e =
3/2 NKT हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के जैसा है। तो हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी में बोस-आइंस्टीन गैस जो है वो बिल्कुल कैसे बिहेव करता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। अब अगर आप डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाते हो या टेम्परेचर को कम करते हो तो ए की वैल्यू बढ़ जाएगी और बोस-आइंस्टीन गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस से अलग हो जाएगा। तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जब चेंज हो जाएगा तो गैस कहलाएगा डीजेनरेट और जो क्वांटिटी ए है वो आपकी कहलाएगी डीजेनरेसी पैरामीटर। तब फिर वो क्वांटिटी ए जो है वो डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल के मास पे, मॉलिक्यूलर डेंसिटी पे और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो उसके लिए फिर लो टेम्परेचर में अलग एक्सप्रेशन निकलता है, ठीक है, अलग से हम निकालते हैं। तो अभी तो अगर हम उस केस को कंसिडर नहीं करते हैं तो यहाँ तक के ही आपको लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।